Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is केरला अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो केरला के अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। रिसेंटली सस्पेक्टेड माओइस्ट लॉन्च एन अटैक ऑन फॉरेस्ट वॉचर इन केरला अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर दी चावची एरिया। अभी हाल ही में सस्पेक्टेड माओइस्ट ने लॉन्च किया था अटैक को फॉरेस्ट वॉचर के ऊपर केरला के अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास, जो कि आपका चावची एरिया में पड़ता है। ये जो माओइस्ट है वो इंक्रीजिंगली एक्टिव हो गए हैं अराउंड अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास और इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं लोकल हाउसेस को। इंगेज है वो एक्टिविटी जैसे कि डिस्टर्ब करना प्रोपेगेंडा मटेरियल को। केरला गवर्नमेंट ने डिप्लॉय किया है केरला थंडरबोल्ट फोर्स को और हेलीकॉप्टर को ताकि वो लोकेट कर सके जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अब हम अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जान ले। तो अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका नॉर्थ मोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला का, जो कि कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये 55 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में लोकेटेड है, वेस्टर्न स्लोप में वेस्टर्न घाट के। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1984 में। इसका हेडक्वार्टर जो है इरिटी पे है। जो सेंचुरी का बॉर्डर है वायनाड ब्रह्मगिरी, वायनाड नॉर्थ स्लोप, कर्नाटका ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुर्ग फॉरेस्ट, जिसमें काटी बटिया जो है वो उसका हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे आप मैप पे लोकेशन देख सकते हैं, पेरियार, इडुक्की, जो जो इंपॉर्टेंट केरला का साइट है जहां के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूएनएफएफ। तो जानेंगे इसके बारे में। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज होस्टिंग अ कंट्री लेड इनिशिएटिव इवेंट एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट एट द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून, उत्तराखंड। तो कौन होस्ट कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने होस्ट किया है कंट्री लेड इनिशिएटिव इवेंट को, जो कि पार्ट है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यूएनएफएफ का, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, उत्तराखंड में। मकसद क्या है इस इनिशिएटिव के पीछे का? The event aims to contribute in discussion on sustainable forest management and the UN strategic plan for forest, focusing on thematic area related to forest fire and forest certification. ये जो इवेंट है इसका मकसद है कि वो कंट्रीब्यूट करे जो डिस्कशन है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेके और यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान और फॉरेस्ट के ऊपर, ताकि फोकस किया जा सके थीमेटिक एरिया के ऊपर जो कि रिलेटेड है फॉरेस्ट फायर और फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन के लिए। ये जो मीटिंग है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका रिजल्ट जो है फ्रेमवर्क और रिकमेंडेशन फॉरेस्ट फायर और फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट को लेकर है, जिसको डिस्कस किया जाएगा 19th सेशन जो आपका होगा यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का, कब? मई 2024 में। उस दौरान यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के बारे में हम जान लें। United Nations Forum on Forest (UNFF) is an intergovernmental policy forum that promotes the management, conservation, and sustainable development of all type of forest and aims to strengthen long-term political commitment to this end. जो आपका यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है ये आपका एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है जो कि प्रमोट कर रहा है मैनेजमेंट को, कंजर्वेशन को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट का। और इसका मकसद है कि मजबूत किया जा सके लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट को। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट को स्टैब्लिश किया गया था 2000 में यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। ये आपका यूनिवर्सल मेंबरशिप है और ये कंपोज करता है सारे मेंबर स्टेट जो है यूनाइटेड नेशन के, उनको। मेजर रिलेटेड इवेंट रिलेटेड टू दी फॉरेस्ट, जो मेजर रिलेटेड इवेंट है जो कि रिलेटेड है फॉरेस्ट से, तो कौन सा ईयर पे कौन सा इवेंट हुआ था ये हम जान ले। 1992 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट अडॉप्ट द फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एजेंडा 21। 1992 के समय पे यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट ने अडॉप्ट किया था फॉरेस्ट प्रिंसिपल और एजेंडा 21 को। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट 1995 एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट 1997 इसको स्टैब्लिश किया गया था ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल है 1995 से 2000 का। 2000 के समय पर यूएनएफएफ को स्टैब्लिश किया गया था एक फंक्शनल कमीशन के रूप में यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। 2006 में यूएनएफएफ एग्री किए थे 4 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव फॉर फॉरेस्ट के लिए। 2007 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन फॉरेस्ट जो है उन्होंने अडॉप्ट किया था यूएन नॉन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट को सारे टाइप ऑफ फॉरेस्ट के लिए, जो कि फॉरेस्ट इंस्ट्रूमेंट भी जिसको हम कहते हैं। 2009 में यूएनएफएफ ने अडॉप्ट किया था एक डिसीजन को फाइनेंसिंग को लेकर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें कहा गया था कि क्रिएट किया जाएगा फैसिलिटेटिव प्रोसेस को जो कि मदद करेगा कंट्री को रिवाइज करने में 20 ईयर डिक्लाइन जो हुआ है फॉरेस्ट फाइनेंसिंग में इसको, जिसका इनिशियल फोकस होगा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट और लो फॉरेस्ट कवरिंग कंट्री के ऊपर। 2011 के दौरान इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट फॉर पीपल किया गया था। जो 4 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव है फॉरेस्ट का वो क्या क्या है? तो सबसे पहला तो आपका रिवर्स किया जाए जो लॉस हो रहा है फॉरेस्ट कवर का पूरे विश्व में सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से। इनहेंस किया जाए फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट को। इंक्रीज किया जाए सिग्निफिकेंटली जो एरिया है सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट का।
और रिवर्स किया जाए तो डिक्लाइन हो रहा है ऑफिशियली डेवलपमेंट असिस्टेंस का, एसएमएफ का, और मोबिलाइज किया जाए इंक्रीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ताकि इंप्लीमेंटेशन हो सके एसएफएम का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। तो जानेंगे जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है इसके बारे में। पहले भी इस टॉपिक हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। इंडियन आर्मी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड रिसेंटली कंडक्टेड इज इनॉग्रल फायरिंग ड्यूरिंग बोथ डे एंड नाइट ऑपरेशन। इंडियन नेवी का जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, इसने अभी हाल ही में कंडक्ट किया है इसके इनॉग्रल फायरिंग को दोनों ही डे और नाइट ऑपरेशन के दौरान। ये जो है 20 mm नोज गन है इसका, 70 mm रॉकेट का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है ये आपका इक्विप्ड है हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ, और नया एयर टू एयर मिसाइल भी है इसमें जो कि इसको डिस्टिंग करता है मिस्ट्रेल 2 से, जिसका उपयोग होता है IF-LCS में। प्रचंड इज इंडियाज फर्स्ट इंडाइजेनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इट वॉज डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और प्रचंड जो है वो आपका भारत का पहला इंडाइजेनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसको डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा। क्या फीचर्स इसका? डिजाइन फॉर इंडियन आर्म फोर्सेज ऑपरेटिंग इन डेजर्ट एंड माउंटेनियस एरिया। इसको डिजाइन किया गया है इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए जो कि ऑपरेट करते हैं डेजर्ट या माउंटेनियस एरिया पे। इसका रेंज जो है वो 700 किलोमीटर का है। फ्लाइट सीलिंग द हाईएस्ट अमंग ऑल अटैक हेलीकॉप्टर इन दी वर्ल्ड। जो फ्लाइट सीलिंग है इसका वो हाईएस्ट है अभी तक जितना भी अटैक हेलीकॉप्टर है विश्व का। लैंडिंग एंड टेक ऑफ एल्टीट्यूड 5000 मीटर 16,400 फीट। और इसका जो लैंडिंग और टेक ऑफ एल्टीट्यूड है वो 5000 मीटर का है यानी 16,400 फीट का है। वेपन की अगर हम बात करें तो ये कैरी कर सकता है लीथल वेपन को, डिस्ट्रॉय कर सकता है टारगेट को। वेरियस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट यूज बाय इंडियन एयरफोर्स। अब हम जानेंगे जो अलग अलग टाइप है एयरक्राफ्ट का जिसका उपयोग किया जा रहा है भारतीय एयरफोर्स के द्वारा। फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो भारत के पास सुखोई 30 Mk-1 है, दसोल्ट रफाल है, MiG-29 है, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अटैक एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो स्पेट कैट जैगवार, HAL तेजस, MiG-27। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो लॉकहेड C-130J, सुपर हरकुलिस, एंटोनी AN-32, बोइंग C-17, ग्लोब मास्टर 3। हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें तो HAL ध्रुव, Mi-17, बोइंग AH-64 या अपाची, HAL रुद्र जो कि विपनाइज ध्रुव है। रिकंसनेंस एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो II हिरोन, इम्ब्रेयर EMB 145 AEWNC, HAL सीता, ये आपका रिकंसनेंस एयरक्राफ्ट है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें भारत के तो HAL HJT-16 किरण, BAE हॉक, पिलेटस PC-7 Mark II। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल जो है इसमें आपका इम्ब्रेयर EMB 145 AEWNC और DRDO का नेत्रा है। एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो इल्यूसिन 278 जिसको क्या मास्क के नाम से भी जानते हैं। अनमैन्ड एरियर व्हीकल जो है UAV, इसमें DRDO का रुस्तम है, II सर्चर 2 है, जनरल एटॉमिक MQ-9 रेपर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UN रिपोर्ट ऑन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एवरी ड्रॉप काउंट। तो जो यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन को लेके एवरी ड्रॉप काउंट, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर एक्वाफायर क्या है इससे रिलेटेड जो सारे फैक्टर्स को समझेंगे। A recent United Nations University report warned that 27 out of 31 aquifer in India are depleting faster than they can be replenished due to excessive groundwater extraction। एक जो रिसेंट यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है इसमें वार्निंग दिया गया है कि जो 31 एक्वाफायर है इंडिया के उसमें से 27 जो है वो डिप्लीट कर रहे हैं फास्टर रेट में, जो उसका रिप्लेनिश है उससे ज्यादा एक्सेसिव ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन के कारण। ये एक्वाफायर होता क्या है? They are underground layer of rock or sediment that can store and transmit groundwater. They are like natural reservoirs that hold water and they play a crucial role in providing fresh water for well, spring and other water sources। जो एक्वाफायर है ये अंडरग्राउंड लेयर है रॉक और सेडिमेंट के जो कि स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं ग्राउंड वाटर को। ये आपका नेचुरल रिजर्वॉयर है जो कि होल्ड करते हैं वाटर को, और ये प्ले करते हैं क्रूशियल रोल को प्रोवाइड करने के लिए फ्रेश वाटर को वेल, स्प्रिंग और दूसरे टाइप के वाटर सोर्सेज के लिए। की स्टेटस अबाउट ग्राउंड वाटर, जो की स्टेटस है ग्राउंड वाटर को लेके, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का। ये अकाउंट करता है 1/4 टोटल विड्रॉल का। 87% जो ग्राउंड वाटर है इसका उपयोग किया जाता है भारत में इरिगेशन के पर्पज के लिए। प्रेजेंटली 67% ग्राउंड वाटर यूनिट जो है वो सेफ है, एक्सट्रैक्शन लेस देन 20% है रिचार्ज का, लेकिन 14% ओवर एक्सप्लॉइटेड है एंड 4% क्रिटिकल है। एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है आपका हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट में। 78% वेल जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। राजस्थान में भी एक्सट्रैक्शन बहुत हाई है। क्लाइमेट कंसर्न की अगर हम बात करें तो साउथ वेस्ट इंडिया में इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो है ये हिंडर कर रहा है ग्राउंड वाटर के रिप्लेसमेंट को। लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ग्राउंड वाटर, जो लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ग्राउंड वाटर के लिए, तो आर्टिकल 21 ये रिकॉग्नाइज करता है जो फंडामेंटल राइट है क्लीन वाटर का, राइट टू लाइफ के अंतर्गत। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसको एस्टेब्लिश किया गया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से। ये रिस्पॉन्सिबल है फ्रेम करने के लिए ग्राउंड वाटर पॉलिसी और प्रोग्राम को।
सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को 2004 का। ये ट्रीट करता है ग्राउंड वाटर को एक पब्लिक रिसोर्स के रूप में, ना कि प्राइवेट ओनरशिप। गवर्नमेंट स्कीम की अगर हम बात करें तो इनिशिएटिव जैसे कि आपका अटल भूजल योजना हो गया, जल शक्ति अभियान, एक्वाफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए। इंडियन इजमेंट एक्ट 1882 हिस्टोरिकली ये डिटरमाइन करता है ग्राउंड वाटर के राइट को, और ये लिंक है लैंड के ओनरशिप के साथ। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1970 पे। ये डेवलप करता है ग्राउंड वाटर के पॉलिसी और प्रोग्राम को। मॉडल ग्राउंड वाटर बिल जो है ये रिवाइज कर रहा है, इसको रिवाइज किया गया मल्टीपल टाइम। ये एम्पावर करता है स्टेट बोर्ड को कि वो क्रिएट करे लॉ को और मैनेज करे वाटर के रिसोर्सेज को। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट करता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी को कि वो रेगुलेट करे एक्सट्रैक्शन को और मैंडेट करे परमिशन को एक्सट्रैक्शन के लिए। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जो है ये एड्रेस कर रहा है ग्राउंड वाटर के कॉन्टामिनेशन केस बाय केस को, जिसमें पॉल्यूटर जो है वो बियर करेंगे रेमिडिएशन कॉस्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पिछवाई पेंटिंग। तो हम जानेंगे पिछवाई पेंटिंग के बारे में। चेन्नई कोलाज इज होस्टिंग एन आर्ट एग्जीबिशन शोकासिंग पिछवाई पेंटिंग, सम ऑफ विच डेट बैक टू 350 ईयर्स। जो चेन्नई के कोलाज है वो होस्ट कर रहे हैं आर्ट एग्जीबिशन को। ये दर्शा रहा है पिछवाई पेंटिंग को, जिसमें से कुछ जो है आपका वो 350 ईयर्स पुराना है। पिछवाई आर्ट ओरिजिनेटेड इन नाटवारा नियर उदयपुर एंड इट ट्रेडिशनली क्रिएटेड ऑन क्लॉथ टिपिकली खादी। जो पिछवाई आर्ट है ये ओरिजिनेट किया था नाथवारा पे उदयपुर के पास, और ट्रेडिशनली इसको क्रिएट किया जाता है क्लोथ में, ज्यादातर वो खादी का क्लोथ होता है। क्या फीचर्स इस पेंटिंग का? द पेंटिंग यूज स्टोन पिगमेंट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर टोन एंड वेजिटेबल डाई फॉर वाइब्रेंट कलर लाइक ऑरेंज, रेड, क्रोम, येलो एंड केसरी। ये जो पेंटिंग है ये उपयोग करते हैं स्टोन पिगमेंट का, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर टोन का, और वेजिटेबल डाइस का अलग अलग कलर के लिए, जैसे कि ऑरेंज, रेड, क्रोम, येलो, केसरी हो गया। डिटेल वर्क इन मेटिकुलस एंड टाइम कंज्यूमिंग टेकिंग सेवरल मंथ टू कंप्लीट अ सिंगल पीस। और जो डिटेल वर्क है वो काफी ज्यादा मेहनत का है, टाइम कंज्यूमिंग है, सेवरल मंथ लग जाता है कंप्लीट करने में एक सिंगल पीस को। द आर्ट फॉर्म हैज इवॉल्व ओवर टाइम विथ मॉडर्न थीम्स एंड इन्फ्लुएंस इनकॉर्पोरेटेड बाय आर्टिस्ट। और ये जो आर्ट फॉर्म है ये इवॉल्व किया है समय के साथ, इसमें मॉडर्न थीम और प्रभाव देखा जा सकता है, जिसको कि इनकॉर्पोरेट किया गया था आर्टिस्ट के द्वारा। In recent years, there has been a resurgence in Pichwai art, attracting younger buyers and encouraging artists to return to their hometown in Rajasthan to learn and continue the traditional technique. और हाल फिलहाल के सालों में ये देखा गया है कि एक बढ़त आई है पिछवाई आर्ट में। ये अट्रैक्ट कर रहा है यंगर बायर्स को, इंकरेज कर रहा है आर्टिस्ट को जो वापस से अपने होम टाउन में आए राजस्थान के, लर्न करे और कंटिन्यू करे अपने ट्रेडिशनल टेक्निक को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है पिछवाई पेंटिंग का। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.